26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन भारत के मुंबई पर हमला करते हैं, जिसमें 150 से अधिक लोग मारे जाते हैं। परंतु भारत सरकार का रिस्पांस ऐसा नहीं था जिससे पाकिस्तान में भय का संचार हो। इसके उलट उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सैयद अली शाह गिलानी से 5-6 महीने बाद ही मिलते हैं और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पे साइन करते हैं, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदलने लगती हैं, क्योंकि 2014 के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका कहना था कि पाकिस्तान यदि ऐसी हरकत करता है तो हम घर में घुस के मारेंगे। और हमने ये जो बम और मिसाइल्स रखी हैं, ये दीपावली के लिए नहीं रखी हैं, और करते भी ऐसा है। पाकिस्तान जो है जब उरी में हमला करता है तो भारत की सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उसके बाद पाकिस्तान पुलवामा में हमला करता है, जिसके बाद भारत की सेना बालाकोट एयर स्ट्राइक करती है। लेकिन ये सभी चीजें हम सभी ने मीडिया में देखी, सरकारों ने स्वीकार भी किया कि हमने किया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो करना होता है, लेकिन कभी वो मीडिया में नहीं आता है, और मीडिया में आ भी गया तो सरकारें कभी स्वीकार नहीं करते कि हमने ऐसा कराया। ऐसी ही चीजें हैं टारगेटेड किलिंग्स, देश विरोधी व्यक्तियों का, आतंकवादियों का चुन चुन के किल करना, उन्हें मारना टारगेटेड किलिंग्स कहा जाता है। इसके सबसे अच्छा उदाहरण जो है इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, क्योंकि मोसाद इस तरह के टारगेटेड किलिंग्स में काफ़ी एक्सपर्ट है और उसका नाम है इस क्षेत्र में। क्योंकि एक उदाहरण मैं आपको दूं, जर्मनी में म्यूनिच में 1972 में ओलंपिक्स हो रहा था, जिसमें इजराइल के खिलाड़ी भी गए थे। वहाँ इजराइल के खिलाड़ियों पे फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमला करते हैं और इजराइल के कुछ खिलाड़ियों को मार देते हैं। उसके बाद इजराइल जो है इससे काफ़ी क्रोधित होता है और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदारी दी जाती है कि जो आतंकवादी संगठन है और उससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको खोजो और मारो। और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है अगले 20 वर्षों तक इन सभी आतंकवादियों को ढूंढती और मारती है। मतलब ये जो पूरा ऑपरेशन है 20 वर्षों तक चलता है और उस आतंकवादी घटना से जुड़े सभी आतंकवादियों का सफाया मोसाद करती है। तो मोसाद जो है और इजराइल जो है, इसीलिए पूरी दुनिया में उसका भय है और इजराइल पे कोई हमला करने की सोचता भी नहीं है। लेकिन कुछ इसी प्रकार का काम भारतीय एजेंसियां भी पिछले 1-2 वर्षों से काफ़ी तेजी से कर रही हैं। काफ़ी तेजी से पिछले 1-2 वर्षों में इस तरह की घटनाएं देखने में आई हैं कि जो भी भारत विरोधी व्यक्ति हैं वो उनकी टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, या हॉस्पिटल में मर जा रहे हैं, या उनको पॉइजनिंग हो जा रही है। कुछ इसी तरह के मामले लगातार देखने में आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी तरह की घटनाओं की जिसमें हम ये बता रहे हैं, जिसमें इस तरह का अंदेशा है, इसमें रॉ का हाथ हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी 8 सितंबर 2023 को रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम कश्मीरी की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक मस्जिद है अल कुदस मस्जिद, उसमें कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अभी जो रियाज अहमद है, अभी जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के जम्मू विभाग में राजौरी क्षेत्र में गोलीबारी जो हुई थी उसका ये प्रमुख जिम्मेदार था। इस गोलीबारी में 7 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। तो अब जो है अभी ये सितंबर, मतलब अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि इसकी हत्या कर दी गई पीओके में। उससे पहले 11 अगस्त को खालिद सैफुल्ला जो कि लश्कर तैयबा का कमांडर था, उसकी भी इसी तरह हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। पाकिस्तान में इस तरह की घटना काफ़ी देखी जा रही है कि जो भी ये आतंकवादी हैं, भारत विरोधी ये जो लोग हैं, इनकी गोली मार के इस तरह से हत्या कर दी जा रही है। इससे कुछ दिन पहले ही अगस्त में ही सलमान भुट्टावी की मौत हो जाती है पाकिस्तान के एक जेल में कार्डियक अरेस्ट से। और इस तरह के कार्डियक अरेस्ट जनरली आते नहीं हैं इन आतंकवादियों को, लेकिन कार्डियक अरेस्ट का आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि इसमें कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों का हाथ है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कार्डियक अरेस्ट होना या पॉइजनिंग होना ये ऐसा नॉर्मली नहीं होता। जो खुफिया एजेंसीज हैं इसी तरह काम करती हैं। एक उदाहरण आपको दूं, फिलिस्तीन के एक राष्ट्रपति थे यासिर अराफात। इजराइल से उनकी काफ़ी दुश्मनी थी, इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो लोग दुश्मन हैं। तो यासिर अराफात का देहांत हो गया, बाद में उनका काफ़ी पोस्टमार्टम हुआ, कोई चीज़ निकल के नहीं आई। बाद में जो यासिर अराफात से जुड़े हुए लोग थे, जो उनके शुभचिंतक थे, उनको संदेह हुआ कि इनकी हत्या भी करवाई जा सकती है, तो उनकी बॉडी को फिर निकाला गया और जर्मनी भेजा गया। वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक हुई कि इनको क्या दिया गया था। तो बाद में निकल के आया कि उनके बॉडी में पोलोनियम नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसकी काफ़ी मात्रा पाई गई जो कि नॉर्मल नहीं थी। पोलोनियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको दिया गया यासिर अराफात को, और ओवर टाइम उनकी मौत हो गई। तो जो खुफिया एजेंसीज होती हैं कुछ इसी तरह का काम करती हैं, जिस प्रकार से यासिर अराफात की मृत्यु एक उदाहरण है। उनके टूथपेस्ट के माध्यम से पोलोनियम उनको थोड़ा थोड़ा
कई सालों तक दिया गया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब जैसे यासिर अराफात उस समय राष्ट्रपति थे, तो उनकी दिन भर में महीने में 1-2 बार चेकिंग भी होती होगी पूरे बॉडीज़ को, लेकिन इस तरह से दिया गया कि किसी भी टेस्ट में वो पकड़ नहीं आता था। इवन यहाँ तक कि जो फिलिस्तीन में जितने भी इस तरह के टेस्ट करने वाले जो भी लैब्स थे वो किसी में पकड़ में नहीं आए। तो जर्मनी, इटली और फ्रांस इस तरह जगह जाके वहाँ उनकी टेस्टिंग हुई, कुछ तब जाके कुछ समझ में आया, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्ट कारण क्या था उनकी मृत्यु का। तो ये जितनी भी खुफिया एजेंसीज होती हैं वो इसी तरह काम करती हैं। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट हो गया या पॉइजनिंग का कोई मामला है, तो ये हल्के में नहीं लिया जा सकता कि एक आतंकवादी को कार्डियक अरेस्ट आना कोई नॉर्मल बात नहीं। इस तरह की चीज़ें इन लोगों को होती नहीं हैं। और इसी तरह की कुछ और घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। इसी साल फरवरी की बात है। बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन का ये कमांडर था, इसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ये जो बशीर अहमद पीर है, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाएं कम हो गई थी, आतंकवादी कम आने लगे थे। लेकिन ये चूंकि पुराना आतंकवादी था, पुराना उनका कमांडर था, तो इस पूरे मोर्चे को उसने संभाले रखा था और नियमित तौर पे आतंकवादी भेज रहा था। लेकिन इसकी भी हत्या जो है करा दी गई। उसी समय की बात है, मार्च 2023 की बात है, सैयद नूर 16 बार की हत्या कर दी गई। ये भी एक भारत विरोधी आतंकवादी था और भारत द्वारा एक आतंकवादी घोषित किया गया था। सैयद खालिद रजा ये अल बद्र का संस्थापक था और इसकी भी इसके घर के बाहर गोली मारकर इसी फैशन में हत्या की गई। मतलब सब इसी फैशन में हत्या हो रही कि मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आते हैं हेलमेट लगा के और गोली मार के चले जाते हैं। ये मैं अभी आपको केवल पाकिस्तान का बता रहा हूँ। और इसी तरह जो है एक एजाज अहमद अहंगर, ये भी भारत विरोधी व्यक्ति था, एक आतंकवादी था और इसकी भी जो हत्या है अफगानिस्तान में तालिबान ने कर दी। मतलब आप समझिए कि हत्याएं हो रही हैं और पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं और तालिबान के लोग ही कर रहे हैं। और ये सभी लोग जो है भारत विरोधी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सलमान भुट्टाबी जो अगस्त 2023 में जिसकी हत्या हुई, जो कार्डियक अरेस्ट की जिसकी बात आ रही है, उसकी संलिप्तता थी 26/11 मुंबई में जो हमले हुए थे 2008 में। ये ट्रेनर था उन आतंकवादियों का और इसकी हत्या, ये जो है इस तरह से इसका देहांत हो जाता है कार्डियक अरेस्ट द्वारा। और ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है केवल जिहादियों की नहीं हो रही, कई सारे खालिस्तानी भी इसके निशाने पर हैं। पिछले 1-2 सालों में कई सारे खालिस्तानियों की इसी प्रकार से हत्या हुई है, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, या तो उनके गोली मारकर हत्या कर दी गई है या वो हॉस्पिटल में पॉइजन के द्वारा मारे गए हैं। कुछ नाम मैं आपको गिना रहा हूँ: अवतार सिंह खंडा, हरदीप सिंह निज्जर, परमजीत सिंह पंजवार। ये जो अवतार सिंह हड्डा है, ये अमृतपाल सिंह का गुरु है। इसने ही अमृतपाल सिंह को तैयार किया था इन सारे खालिस्तानी एक्टिविटीज के लिए। अमृतपाल सिंह का नाम आप सभी जानते होंगे, किस तरह से वारिस पंजाब दे का अध्यक्ष था और ये जो अभी जो आसाम के जेल में सड़ रहा है, तो उसको तैयार करने वाला अवतार सिंह खंडा ही था। और इसी वर्ष लंदन में भारतीय दूतावास के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतारने का भी प्रयास अवतार सिंह खंडा के नेतृत्व में खालिस्तानियों ने किया था, लेकिन भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इसके प्रयास को सफल नहीं होने दिया था। लेकिन इसने प्रयास किया। बाद में जांच बैठी, एनआईए की जांच में अवतार सिंह खंडा का नाम आया और उसमें जांच में नाम आने के बाद ही 2 दिन बाद ही अवतार सिंह खंडा हॉस्पिटल में मर जाता है और बात आती है कि इसको कोई पॉइजन दिया गया है। उसी प्रकार हरदीप सिंह निज्जर, ये कनाडा में रहने वाला है और इसने जो है कई सारे खालिस्तानी संगठन इसने भी बनाए थे और इसकी भी हत्या जून 18, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है एक गुरुद्वारे के बाहर। एक गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा नानक सिंह। इस गुरुद्वारे को यही संभालता था, इसने पूरा उस पर कब्जा कर रखा था। 4 साल पहले इसने गुरुद्वारा नानक सिंह पे कब्जा कर लिया था, तब से यही उसका मालिक बन के बैठा था और खालिस्तानी एक्टिविटीज के लिए पूरा पैसा, फंडिंग वगैरह सब कुछ उसी गुरुद्वारे से मैनेज करता था। इसके ऊपर 10 लाख का अवार्ड भी था और कई सारे आतंकवादी घटनाओं में हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आता था। 2009 में इसने राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये जो राष्ट्रीय सिख संगत मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसी प्रकार सिखों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, राष्ट्रीय सिख संगत। जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जैसे मुसलमानों में भी आरएसएस का काम है, उसी प्रकार सिखों में काम है। तो उसके अध्यक्ष थे रुलदा सिंह। 2009 में इसने उनकी हत्या कर दी। उसी प्रकार सिंगार सिनेमा ब्लास्ट हुए थे लुधियाना में 2006 में, उसमें भी हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आया था और अभी 18 जून को इसको जो है गोली मारकर हत्या उस गुरुद्वारे के सामने कर दी गई। एक और नाम मैं आपको बता रहा हूँ, परमजीत सिंह पंजवार। इसकी हत्या पाकिस्तान में 6 मई 2023 को कर दी जाती है। ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो है
अध्यक्षता, इसने उसका निर्माण कराया था। और ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये कई सारी आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है। बब्बर खालसा का ये अध्यक्ष भी, बब्बर खालसा से भी ये जुड़ रहा है। उसी तरह देखा जाए तो केवल जिहादी और खालिस्तानी और भी हाल की घटनाओं के लोग ही कोई टारगेटेड किलिंग्स नहीं हो रही है। जो जिन्होंने इतिहास में भी कुछ काम किया है, इतिहास में भी जिहादी और खालिस्तानी या आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं, उनकी भी हत्या लगातार इन टारगेटेड किलिंग्स के द्वारा की जा रही है। एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, रिपु दमन सिंह। ये इनका नाम आता था कि एक बार जो है 1985 में इन लोगों ने, इन खालिस्तानियों ने एक प्लेन पे बम रखा था जिसमें लगभग 350 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकतर कनाडा के लोग थे। तो रिपु दमन सिंह का उसमें नाम आता था, क्योंकि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था और सिख जो है गुरुद्वारे में छिप जाते थे और गुरुद्वारे को भी उस बम्बिंग का निशाना बनाया गया था। तो उससे क्रोधित होकर ये खालिस्तानियों ने 1985 में एक विमान, एयर इंडिया के विमान को ही उड़ा दिया था, जिसमें 350 लोग के समथिंग लोग मारे गए थे। और भी कई जगह बम इन्होंने प्लांट किया था, लेकिन वो बम वहाँ पे नहीं फूटा, प्लेन में नहीं फूटा, पहले ही फूट गया, जिसमें अन्य लोग मारे गए। तो रिपु दमन सिंह ने 1985 में इसका नाम आया था और इसके ऊपर मुकदमा भी चला था, बाद में इसको बरी कर दिया गया था। लेकिन रिपु दमन सिंह को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई पिछले वर्ष जुलाई में। उसी प्रकार जहूर मिस्त्री, इसने भी, इसका भी इसी तरह का नाम आता है, जो एक बार ट्रेन एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया था, जिसमें आप सभी जानते हैं उस समय बीजेपी की सरकार थी और वो प्लेन को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंदहार में ले जाया गया था। चूँकि ये विमान उड़ने वाला था नेपाल के काठमांडू से, और काठमांडू से होकर न्यू दिल्ली आना था। और जैसे ही भारत की हवाई सीमा में विमान इंटर करता है, तो ये जो जहूर मिस्त्री और कई सारे जो आतंकवादी थे उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और उसको कई जगह अमृतसर, सऊदी अरब ऐसे घुमाते हुए कंदहार में उसकी लैंडिंग करवाते हैं। और वो डिमांड करते हैं, 3 जो आतंकवादी थे जिसमें एक मसूद अजहर जो प्रमुख था, उसको छोड़ने की डिमांड करते हैं, क्योंकि कई सारे यात्रियों को ये लोग बंधक बना लेते हैं, जिसके द्वारा जो है फिर मसूद अजहर को छोड़ा भी जाता है। तो जहूर मिस्त्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इसने एक व्यक्ति का गला काट के उस विमान में हत्या भी की थी। तो इसके भी हत्या मार्च 2023 में इसी प्रकार कराची में गोली मारकर इसकी भी हत्या कर दी जाती है। एक और खालिस्तानी इसी प्रकार मारा जाता है, हरविंदर सिंह संधू जो है। इसका क्या काम होता है कि ये 2021 में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिस है मोहाली में, उस पर ग्रेनेड से हमला होता है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, मतलब रॉकेट से लॉन्च करके ग्रेनेड फेंका जाता है। और ये सब काम जो है हरविंदर सिंह संधू पाकिस्तान के ISI के कहने पे करवाता है। तो इसकी भी जो हत्या है पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में हो जाती है और ये इसको भी पॉइजन देके मार दिया जाता है। उसी प्रकार आप देखिए कि दीप सिद्धू जो किसान तथाकथित किसान आंदोलन था, उसके माध्यम से दीप सिद्धू ने जिस प्रकार से खालिस्तानियों को इकट्ठा किया था, खालिस्तानियों को जिस प्रकार से सपोर्ट किया था, उसके बाद 2021 में दीप सिद्धू जो है लाल किले से तिरंगा झंडा उतार के वहाँ पे खालिस्तानी झंडा फहराता है और क्लेम ये करता है कि हमने खालिस्तानी झंडा नहीं, निशान साहिब को फहराया था। तो दीप सिद्धू का रोल ये था। लेकिन उसके बाद जो है कुछ महीने बाद ही दीप सिद्धू की एक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, मारा जाता है। अब ये एक्सीडेंट था या किसी ने करवाया था, ये कभी सामने नहीं आएगा। और जो भी इसके पीछे यदि कोई एजेंसीज होगी तो कभी वह स्वीकार नहीं करेगी कि हमने जो है दीप सिद्धू की इस प्रकार से हत्या कराई। तो आप इसमें एक वो देखिए क्या समानता है, चाहे अवतार सिंह खंडा हो, चाहे हरदीप सिंह निज्जर हो या दीप सिद्धू है, इन तीनों ने क्या काम किया था, भारतीय तिरंगे को उतारा था या उतारने का प्रयास किया था और वहाँ पे खालिस्तानी झंडा फहराया था। और इन तीनों की हत्या, या कोई पॉइजनिंग से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है और कोई किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। तो एक जो पैटर्न है वो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका काम है। और जितने भी खालिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, जैसे परमजीत सिंह पंजवार हो या हरविंदर सिंह संधू हो, ये सभी मारे जा रहे हैं। और जो जिहादी जो मतलब किसी भी प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और बात केवल दीप सिद्धू तक ही समाप्त नहीं हो गई। उसके बाद दीप सिद्धू को जब हत्या हुई या जब वो मारा गया, तो उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने दीप सिद्धू के याद में गाना लिखा, दीप सिद्धू के स्टेटमेंट्स को अपने गाने में दिखाया, उसको एज अ हीरो प्रेजेंट किया। और सिद्धू मूसेवाला को भी हम सभी जानते हैं कि किस तरह से खालिस्तानियों के वो समर्थन में रहता था। और उसके बाद
सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या कर दी जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई पैटर्न है, इसके पीछे भारतीय एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी हैं। और कभी भी ये खुफिया एजेंसीज कभी भी क्लेम नहीं करती हैं कि हमने इन सभी चीज़ों को किया है या हमने मारा है। जब प्लेन को हाईजैक किया गया था, जब वो प्लेन को कंधार ले जाया गया था, उस समय जो अभी हमारे भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के। उस समय भी उनका स्टेटमेंट आया था कि भारत सरकार ने जो किया सही नहीं किया, इससे हमारी छवि जो है वो सही नहीं बनी, एक हमारी खराब छवि बनी। वो असंतुष्ट थे उस बात को लेके। और अब वो जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। और 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें भी डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जब गुरुद्वारे में जो आतंकवादी जाके भिंडरवाले वगैरह छिप गए थे, तो डोभाल भी एक खालिस्तानी बन के ही गुरुद्वारे में जाते हैं। और वो एक तरह से इनकी मोरालिटी को डाउन करने का प्रयास अंदर अंदर से करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हमें सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, हमें नहीं लग सकता है कि हम बच के निकल जाएंगे। तो एक तरह से उनकी जो मोरालिटी है अंदर से डाउन कर दी, उनकी जो साहस है उसको कम कर दिया। और यही कारण रहा कि जब सेना ने आक्रमण करना शुरू किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, तो कई सारे जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उन्होंने काउंटर ही नहीं किया, उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने हथियार डाल दिया, गए मारे गए। यदि वो रिटेलिएट करते, यदि वो काउंटर करते, तो इतनी जल्दी सब कुछ समाप्त नहीं होता और कैजुअलिटी जो है भारतीय सेना की तरफ भी काफ़ी होती और काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। लेकिन अजीत डोभाल ने एक स्पाई का काम करते हुए उनकी मोरालिटी को डाउन किया कि हम तो ये युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो इसके कारण ये ऑपरेशन ब्लू स्टार काफ़ी सफल हुआ था। और अब जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और इस तरह की चीज़ें धड़ाधड़ हो रही हैं, धड़ाधड़ लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मारे जाएं, चाहे वो कनाडा में मारे जाए, चाहे वो लंदन में मारे जाए, चाहे अफगानिस्तान में मारे जाए, और यहाँ तक कि भारत में भी इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। आप सभी को क्या लगता है, ये जो हो रहा है, जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या ये मात्र संयोग है या वाकई इसमें जो है भारतीय खुफिया एजेंसीज का हाथ है? मुझे लगता है कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसीज का हाथ है, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। तो बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को पूरा देखा। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कीजिए और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।